हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अनअकैडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा। मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूं। पीएचडी एमए एमफिल सब किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां। कौन कौन सी समितियां हैं जो संसद में बनाई जाती हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ होगा। डेली 11:30 बजे हमारी जो होती है स्पेशल क्लास होती है, और डेली 4 बजे हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास यहाँ पर होती है। ठीक है, एनटीए की तैयारी, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। ठीक है, जिसमें आपको मिलता है बेनिफिट डेली लाइव क्लासेस के, डेली लाइव टेस्ट और क्विजेस के। स्ट्रक्चर तरीके से आपको सारा कोर्स मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस होता है। इनका क्या मतलब है, देखिए, हर 3 क्लास के बाद आपको मिलेगा एक डाउट सेशन। मतलब अगर इन 3 क्लास में से आपकी कोई भी क्लास छूट जाती है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है एक नई क्लास का। ठीक है, इन 3 क्लास में क्या करेंगे आप, जितने भी डाउट होंगे या फिर यहाँ पर सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं अगर टाइम नहीं मिलता है आपको, या फिर लेट देखते हैं। यूट्यूब पे हमें ये सब नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे डाउट क्लियर हो ही नहीं पाते, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। लाइव टेस्ट क्विजेज होता रहता है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन पेपर जो होता है पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है ना। तो एमसीक्यू बेस्ड में क्या हमें ध्यान रखना होता है, टाइम का। ठीक है, प्रैक्टिस जितना हम अच्छे से कर सके उतना ज्यादा अच्छा है ना। तो जितना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट वाली जो चीज होती है वो यहाँ पर आपकी सफल हो सकती है। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जो है आगे तैयारी कर सकते हैं। अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, मतलब जैसे सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें कराई जाती हैं आपको। ठीक है, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है ना, कुछ भी पार्ट मिस नहीं होता, आपको पूरा कंप्लीट यूनिट्स कराई जाते हैं सारी की सारी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक्सेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। दोनों के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता है। BS10 मेरा कोड है जो सब जगह पर अप्लाई होता है, सब जगह के लिए वैलिड होता है। मतलब आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, सारे एग्जाम्स में ये कोड लगाएंगे तो 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपको वीडियोस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट भी कोई और हो तब भी सबका एक्सेस मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, सारे टीचर्स का, जितने भी 100+ लाइव टीचर होंगे उन सबका एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप तो इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे, ये लोगो देखकर अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है अपना गोल। गोल कैसे सिलेक्ट करेंगे, एनटीए यूजीसी नेट अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये कोड यहाँ पर, जहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है ना, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसको लगाते ही आपको मिलेगा 10% का ऑफ। मतलब जो कोर्स पड़ता था आपको 963 रुपये महीना, 11,550 का, मेरा ये कोड लगाने के बाद, BS10 कोड लगाने के बाद ये कोड पड़ता है आपका 886 रुपये, मतलब 10,395 का। ठीक है, तो ये सस्ता पड़ता है आपको मेरा कोड लगाने के बाद, और 24 मंथ का तो और सस्ता है। तो देखिए, जितने ज्यादा मंथ का लेंगे ना आप, उतना ज्यादा सस्ता आपको पड़ जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन ले ले। और मेरी पुरानी स्पेशल क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके देखिए, बरखा नाम से सर्च करिएगा आप अनअकैडमी पर, तो मेरी सारी क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो मिलेगा ना आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जैसे डाउनलोड करेंगे आप उसमें मेरे सारे नोट्स को, सब चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को मेरी जो स्पेशल क्लासेस है वो सारी आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का जो है पढ़ाई आपको होने वाली है वहां पर प्लस पर। ठीक है, मतलब और एक अपग्रेड ही होगा, एक स्टेप अच्छा ही मिलेगा आपको वहां पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं संसदीय समितियां, आज हम करने वाले हैं। तो संसदीय समितियां होती क्या है। ठीक है, संसदीय समितियां होती क्या है। देखिए, संसद क्योंकि हमारी बहुत बड़ी है और इतना सारा कार्यभार संभालने के लिए कोई छोटी छोटी समितियां चाहिए थी जो एक्सपर्ट्स हों, जिसमें लाइक अगर वित्त से रिलेटेड है तो वित्त से संबंधित एक्सपर्ट उसमें हो, कोई सोशल से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो भी हो उससे कोई रिलेटेड हो, जो भी इस समिति से रिलेटेड होगा उससे संबंधित
आपका कोई एक्सपर्ट उस समिति में हो, ताकि आपका कार्यभार को हल्का किया जा सके। ठीक है, पहला तो कार्यभार हल्का करने के लिए बनाई गई। ठीक है, दूसरा, कोई ना कोई एक्सपर्ट्स इसमें होते हैं, तो आपको एक अच्छा वो मिल जाता है। ठीक है, कोई एक्सपर्ट व्यू मिल जाता है एक तरीके से। आपको यहाँ पे एक्सपर्ट मिल रहे हैं तो नजर आपके कार्यों पे बनाए रखते हैं, नजर बनी रहती है सब पर, कार्यपालिका पर। ठीक है, कि वो काम सही तरीके से हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, मतलब जो काम सरकार को दिया गया है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि संसदीय समिति के विषय में संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में कोई अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी चीज है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो वो संसदीय समितियां हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो संसद था कितना जटिल था। ठीक है, कितना विशाल था। ठीक है, उन सब के लिए उनके कार्यभार को हल्का करने के लिए, उस पर नजर बनाए रखने के लिए, उसके लिए क्या थी, एक्सपर्ट की जरूरत थी। ठीक है, एक ऐसी समिति की जरूरत थी जो सारे काम जो है आपके अच्छे से हो सके, जिसकी मदद से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है ना, क्योंकि इसके जो सदस्य होंगे ना, इस समितियों के, जो भी समिति बनाई जाएगी, चाहे वो, देखिए दो तरह की समितियां होती हैं। एक होती है स्थायी समिति जो हमेशा के लिए बनी रहती है, एक होती है अस्थायी समिति जो लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए बनाई जाती है। तो जो भी सदस्य होते हैं ना इसमें, राज्यसभा के भी होते हैं और लोकसभा के भी होते हैं। ठीक है, जो दल सत्ता में होता है उस दल के भी होते हैं, जो दल विपक्ष में होता है, जो सत्ता में नहीं होता है, उस दल के भी नेता इसमें होते हैं। ठीक है, तो दोनों की समान भूमिका रहती है। ठीक है, दोनों की समान भूमिका, सत्ता वाले भी विपक्ष वाले भी सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें देखिए, और विशेषज्ञ होते हैं जो कि मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो दोनों की भूमिका, राज्यसभा लोकसभा दोनों की भूमिका अच्छी बनी रहती है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के हाथ में सारी पावर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में है उसी के हाथ में सारी पावर है। कोई दलबाजी करने का मौका नहीं रहता यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सभी दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है, एक तरीके से समिति जो होता है ना, उसको हम शॉर्ट में अगर समझे तो ये छोटा सदन ही होता है। क्या होता है, छोटा सदन ही होता है। इसको छोटा सदन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, आपको कोई भी डाउट रहता है ना, कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब क्लास लॉन्च हो उसके विद इन 1 वीक के अंदर आप जो है आंसर कर दें, क्योंकि अगर आप 1 महीने पुरानी क्लास देख रहे हैं उसके बाद आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको या तो मुझे टैग करना होगा मिसेस शिवा के नाम से, या तो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा ना आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो 1 वीक के अंदर आप क्वेश्चन पूछ लिया करें। चलिए अब चलते हैं आगे। तो भाई स्थायी समिति में क्या हो गई, हमारी हो गई लोक लेखा समिति। स्थायी समिति कौन कौन सी हो गई, प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये दोनों समितियां जो है हमारी स्थायी समिति है। इसके अलावा कुछ विभागीय समितियां भी, सार्वजनिक उपक्रम समिति जिसको बोलते हैं, सार्वजनिक उद्यम समिति,
और कुछ हमारी विभागीय समितियां भी होती हैं, ठीक है, विभागीय समितियां भी होती हैं जो स्थायी होती हैं, ठीक है। तो ये तीन चार तरह की स्थायी है, और अस्थायी तो बहुत सारी हैं। तो ज्यादा डिटेल में हम स्थायी वाली करेंगे, अस्थायी वाली को मैं आपको जस्ट मेंशन कर दूंगी, तो ताकि वो भी अगर उसमें से कुछ आ जाए तो वो मिस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे लोक लेखा समिति। तो इसका गठन कैसे हुआ था, देखिए, लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, इस अधिनियम के तहत इस समिति का गठन हुआ था। इसमें पहली बार जो है 1921 में ये आया अस्तित्व में, ठीक है, 1921 में हुआ इसका गठन और अस्तित्व में आया, और अभी तक ये है, लोक लेखा समिति अभी तक है। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं, ठीक है। 18 जो है वो कहाँ से है? वो लोकसभा से है, और 7 जो है वो राज्यसभा से है। क्लियर है? 7 जो है वो राज्यसभा से है, ठीक है। इसमें चुनाव कैसे होता है? इसमें चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। तो चुनाव इस तरीके से होता है। अब मेन बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है, इसमें विपक्ष में से ही अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। जो विपक्ष के नेता होंगे उन्हीं में से अध्यक्ष इसमें चुने जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इनका काम क्या क्या है, देखिए, इसमें 3 तरह के प्रतिवेदन है जो ये कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच जो है इसमें प्रमुख है, ठीक है। राष्ट्रपति के समक्ष ये क्या करते हैं? 3 तरह के प्रतिवेदन रखवाते हैं, ठीक है। विनियोग, लेखा परीक्षा, ठीक है, परीक्षक, ठीक है। सेकंड है आपका वित्त लेखा पर लेखा परीक्षक, ठीक है। एक हो गया विनियोग पर, एक हो गया वित्त पर, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका सार्वजनिक उद्यमों पर, लेखा परीक्षक, ठीक है। ये किस क्या काम करती है? कोई भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड, कोई भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड, कोई भी क्षति से रिलेटेड, कोई भी अपव्यय से रिलेटेड, ज्यादा खर्चे कर रहे हो आप, ठीक है। कोई भी ये आपके निरर्थक खर्चों से रिलेटेड, ठीक है। सारे मामले सामने लेकर आती है ये समिति, ठीक है। इसके कार्य ये है, पहला तो आपने देख लिया, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे ये सामने लेकर आती है, ठीक है। विनियोग, 2 तरह के लेखाओं की जांच करती है, विनियोग लेखा और वित्त लेखा, ठीक है। मतलब खर्चे जितने भी होंगे ना उस पे पूरा नियंत्रण बना के ये रखती है, ठीक है, इनकी जांच करती है।
ठीक है। विनियोग लेखा क्या होता है? विनियोग लेखा में क्या होता है कि वास्तविक खर्च की तुलना संसद की स्वीकृति से ज्यादा खर्च करता है, ठीक है, तब उस पर ध्यान रखती है विनियोग लेखा में। अगर कोई विनियोग लेखा क्या होता है, देखिए, जब कोई जितना आपको खर्चा करने के लिए दिया गया है उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर ध्यान देगी कि कैसे इतना ज्यादा ये खर्च हुआ, ठीक है। बाकी वित्त लेखा क्या होता है? जब केंद्र सरकार के जितने भी उसको दिया गया है पैसा, ठीक है, जितने भी भुगतान उसने किए हैं वो सारी चीजों को इसमें दिखाया जाता है वित्त लेखा में, ठीक है। तो जितना भी खर्चा किया होता है इसमें, और जितने भी अपव्यय, मतलब एक तरीके से कोई अगर संसद की स्वीकृति से खर्च किया है आपने या नहीं किया है, ठीक है। संसद की स्वीकृति से खर्च, और वित्त लेखा क्या हो गया कि आपके कितने भुगतान हुए हैं, कितनी प्राप्ति हुई है, ठीक है। आय व्यय कितना हुआ है, खर्चा कितना हुआ है, आपको प्राप्त कितना हुआ है, ठीक है, ये होता है। ये दोनों का ध्यान रखेगा, जांच करेगा कि सही रिपोर्ट हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? कैग के जितने भी लेखा परीक्षक होंगे, ठीक है, कैग जो भी काम करेगा, जितना भी लेखा परीक्षक करेगा, उन सभी की जांच करेगा कि वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कैग से रिलेटेड जितनी भी जांच होगी ये करेगा, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम इसके यही होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो वित्त से रिलेटेड जितने भी काम होंगे ना, यही करते हैं। ये सबसे पुरानी समिति है, ये भी ध्यान रखिए, सबसे पुरानी समिति है ये, ठीक है। क्या है? सबसे पुरानी समिति है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई अतिरिक्त खर्च तो नहीं हुआ, जितना दिया गया था वो तो नहीं हुआ, ये सारी चीज है। पैसा है उसको जैसे बताया गया था वैसे ही खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। जिस चीज के लिए अनुमति दी गई थी उसी काम के लिए खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीजों का ध्यान ये रखता है लोक लेखा समिति, ठीक है। अब इसकी अगर कमियां बोले तो कमियां क्या है, ठीक है, कमियां अगर देखें या सीमाएं कह सकते हैं, ठीक है। सीमाएं अगर देखें तो क्या है, तो कमियां है भाई आपकी, सीमाएं हैं आपकी, क्या क्या सीमा है। एक तो इसको क्या बोला जाता है कि ये ना एक शव परीक्षण जैसी है। कैसी है? मतलब काम पहले हो चुका है, ठीक है, शव परीक्षण जैसे काम, मतलब काम, कोई खर्चा दिया गया था वो खर्चा हो चुका है, उसका परीक्षण आप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब काम तो हो चुका, चाहे उसने सही किया या गलत किया, तो शव परीक्षण जैसी इसकी भूमिका हो जाती है। मतलब मरने के बाद जो शल्य चिकित्साएं होती है ना, उसको परीक्षा करते हैं कि क्यों मरा, कैसे मरा। अब बचा तो सकते नहीं, तो उसकी जांच कर ले कि खूनी कौन था, ठीक है। तो ये चीज इसमें सीमा है इसकी, ठीक है। किसी भी कार्य में, सरकारी कार्य में, प्रशासन में, के दैनिक काम में, दैनिक प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ये समिति, ठीक है। ये सिर्फ अनुशंसाएं दे सकती है, मतलब परामर्श दे सकती है ओनली। ये समिति क्या करती है? परामर्श देती है ओनली, ठीक है।
इसके पास ऐसी पावर नहीं है कि किसी को सजा दे सके या कुछ रोक सके कानून को। ठीक है, ये परामर्श दात्री एक तरीके से बोल सकते हैं, सिर्फ परामर्श देगी कि और बाध्यकारी नहीं है किसी पर इसके कानून, मतलब बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि बाध्यकारी नहीं है। तो और ये जो है कोई कार्यकारी निकाय नहीं है, किसी खर्चों पर रोक नहीं लगा सकती। सबसे पहले लिखते हैं खर्चों पर रोक नहीं लगा सकती। ठीक है, ये कोई एक कार्यकारी समिति नहीं है, मतलब कोई काम नहीं करती है, ऐसे नहीं कि काम नहीं करती, जांच करती है। कार्यकारी निकाय नहीं है। ठीक है, कोई आदेश पारित नहीं कर सकती, इसलिए कार्यकारी नहीं, कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी आदेश नहीं जारी कर सकती। ठीक है, अंतिम निर्णय किसका होगा? संसद का ही होगा। ठीक है, संसद का होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा लोक लेखा समिति। 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया गया था। 22 सदस्य हैं, 18 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। विपक्ष के नेता में से अध्यक्ष चुना जाता है। विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षक, वित्त विधेयक पर लेखा परीक्षक, सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षक, ये 3 चीजों की परीक्षा करते हैं। कैग की सारी रिपोर्ट जांच वगैरह करते हैं। बहुत पुरानी समिति है। ठीक है, सारे मामले, भ्रष्टाचार, क्षति, अपव्यय, कहाँ का खर्चा हो रहा है, उन सब की जांच ये करती है। ठीक है, तो सब चीजों की जांच करेगी, कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं हुआ, कहीं अनुमति से खर्च हुआ है, जिस चीज के लिए पैसा लिया गया था उसी चीज के लिए ये खर्च हुआ है। ठीक है, अब इसकी सीमाएं क्या क्या है, कमियां क्या क्या है, एक तरीके से देखें तो एक शव परीक्षण जैसा कार्य करती है। मतलब काम पहले हो चुका है और उसको आप बाद में जो है उसका परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ परामर्श दे पाती है, कोई बाध्यकारी किसी पर कानून नहीं लगा पाती, तो कोई इसकी बात नहीं मानता। ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा है नहीं। ठीक है, संसद का ही निर्णय अंतिम होगा, सिर्फ ये सुझाव देगी कि यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी गड़बड़ हुई है, आप इसको देख लीजिए। किसी के भी खर्चे पर रोक नहीं लगा सकती, ये नहीं कह सकती कि आप जो है इस पे खर्चा मत करें। ठीक है, सिर्फ एडवाइस करेगी और उस एडवाइस को मानना ना मानना पूरी तरीके से संसद पे निर्भर होगा। ठीक है, किसी भी दैनिक प्रशासनिक काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे काम है लोक लेखा समिति के, सीमाएं थी। ठीक है, अब हम आते हैं प्राक्कलन समिति पर। प्राक्कलन समिति या इसको कह सकते हैं आकलन समिति, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। और देखिए प्राक्कलन समिति में भी सारे वित्त से रिलेटेड खर्चों की ही जांच होती है। ठीक है, और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों क्या है, एक तरीके से जुड़वा बहने हैं। क्या है? जुड़वा बहने भी कह सकते हैं इनको। अभी बताएंगे क्यों। 1921 से इसका मतलब शुरू हो गया था, लेकिन गठन कब हुआ, फाइनल गठन जब हुआ वो हुआ 1950 में। ठीक है, इस समिति का गठन कब हुआ? 1950 में। इसमें कितने सदस्य होते हैं? देखिए इसमें होते हैं शुरू में इसके 25 सदस्य थे। ठीक है, 1956 में क्या हुआ? 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 कर दी गई। ठीक है, इसमें भी सेम तरीके से चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लेकिन इसमें विपक्ष का नेता नहीं होता है। ठीक है, अध्यक्ष, सॉरी।
एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, तब आते हैं आगे बढ़ते हैं। इसका और क्या है, इसके काम क्या होते हैं? देखिए, लोकसभा कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है हमेशा। कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहां से चुने जाते हैं लोग? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे। कि किनका चुनाव होना है? कोई भी सत्ताधारी दल के नेता में से चुन सकता है। सत्ताधारी दल के नेता से। ठीक है, कोई भी जो सत्ता में हो जो दल, उसमें से। और लोकसभा की ही ज्यादा भूमिका इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम ये करती है? ठीक है, सारे खर्चों पर नियंत्रण, ये भी वही काम करते हैं। ठीक है, संगठन ठीक तरीके से कुशल काम हो रहा है कि नहीं, उसका आकलन। ठीक है, काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, उसका आकलन ये करती है। ठीक है, ये जो है अपना बजट भी प्रस्तुत करती है। बजट भी, हाँ, जब लोकसभा बजट प्रस्तुत करती है, मतलब लोकसभा में बजट प्रस्तुत होता है, तो उसका आकलन भी ये करती है कि क्या बजट बनाया है, कैसा बनाया है, सही है या नहीं बनाया है, उस सभी का आकलन करती है ये समिति। ठीक है, आकलन समिति, जितना भी बजट बनता है हमारा, फरवरी में बनता है ना, फरवरी लास्ट में, तो जितना भी बजट बनता है उसका पूरे का आकलन ये करती है। ठीक है, सारी जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं उसका सही तरीके से जो है कार्यकुशलता पर, ठीक है, और प्रशासनिक सुधार पर ये ध्यान देती है। ठीक है, सबके ये मतलब सबको क्या देगी? सुझाव देगी, एक तरीके से सुझाव देती है। ठीक है, कि खर्चा सही से हो या हुआ है या नहीं। ठीक है, ये काम सही से हुआ है या नहीं। ठीक है, किसी की भी आलोचना नहीं करती हैं ये। कोई भी समिति होगी ना, सरकार की आलोचना नहीं करेगी, उन्हें बताएगी कि उनको ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, आकलन एक तरीके से कुशलता का, प्रशासनिक सुधारों का, सबका आकलन, किस तरह से बेहतर नीतियां बनाई जाए, इन सब के बारे में कहा जाता है। तो ये देखिए, खर्चों पर नियंत्रण भी करती है ये, जैसे कि बताया है, खर्चों पर नियंत्रण करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां भी हैं। अब कमियां देखिए क्या है। ये भी एक तरीके से इसके पास इतनी पावर नहीं होती कि भाई एक परामर्शदात्री की तरह ही होती है। ठीक है, जांच जब भी करती है, इसकी जांच कब होगी? जांच ओनली तब होती है जब संसद में चुनाव होता है। ठीक है, मतदान होता है कि भाई इस पर जो है हमें जांच करवानी है, एक फला फला उस पे करवानी है हमें जांच, तो फिर तभी ये जांच करेगी। अदरवाइज ये समिति जांच नहीं कर सकती है, अपने मन से नहीं कर सकती है। जिस तरीके से कैग जो है उसकी हेल्प करता है सब चीजों में, कैग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लोक लेखा में, उतनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर कैग जो है इसकी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, हेल्प नहीं करता है एक तरीके से प्राक्कलन समिति की। ठीक है, अब जो है
परामर्शदात्री है, वही सेम है, ठीक है, परामर्श दे सकती है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से शव शव परीक्षण की तरह ही है, ये भी ठीक है, परीक्षण की तरह ही है ये वाली समिति भी। किसी भी सांसद पर प्रश्न नहीं कर सकती, संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा यहाँ पे थोड़ा खराब खराब लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है। तो देखिए मेन दो समिति तो आपकी वही थी, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम समिति क्या है, उद्यम क्या होता है, व्यवसाय से रिलेटेड होगी ना कोई कार्य से, उद्योगों से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये ऐसी ही कुछ समिति है सार्वजनिक उद्यम समिति। ये 1964 में अस्तित्व में आई थी, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर ये लाई गई थी। एक सेकेंड, ठीक है, कृष्ण मेनन की सिफारिश पर ये लाई गई थी। अब जो है शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन अभी कितने हैं, अभी हैं आपके 22, ठीक है। 1974 में ये थे, ये 1974 में 22 सदस्य हो गए हैं इसकी, ठीक है। 22 में से वही 15 जो हैं आपके लोकसभा से, और 7 जो हैं आपके राज्यसभा से सदस्य आते हैं, ठीक है। चुनाव वैसे ही होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लोकसभा अध्यक्ष अपने में से ही, सत्ता दल में से भी, सत्ता दल से नेता का चुनाव करवाता है, ठीक है। किसी को चुन लेगा, उसको फिर इस चुनाव में खड़ा किया जाएगा, मतलब किसे खड़ा किया जाए वो वाली चीज होती है, ठीक है। समिति का अध्यक्ष चुन सकता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष चुनता है, बाकी सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। अब इसके काम क्या क्या है, क्या काम करती है ये, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम जितने भी है ना, जितने भी के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच करती है, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम जितने भी हैं उनके प्रतिवेदन ठीक है, और उनके लेखाओं की जांच करेगी, भाई कौन सा कार्य कहाँ पे कितना खर्च, ये सब वो, ठीक है, सब जितना भी वो काम करेंगे उन सब का, कैग के सार्वजनिक उद्यमों पर कैग के प्रतिवेदन की जांच करेगी, ठीक है। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन ठीक तरीके से हुआ है या नहीं उसकी जांच करेगी, ठीक है। कार्यकुशलता, सारे सिद्धांत अप्लाई किए जा रहे हैं नहीं,
मैनेजमेंट ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं, ठीक है, सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है, सारे उसके कार्य प्राक्कलन समिति सब चीजों के समय समय पर उसकी रिपोर्ट देगी, ठीक है, सारे सार्वजनिक उद्यमों से रिपोर्ट देगी, ठीक है, संसद को, ठीक है। अब इसकी सीमाएं एक तरीके से देखें तो भाई 10 से 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की जांच ये नहीं ले सकती है, ठीक है। अगर सीमाएं देखें तो कम से कम 10 से 12, बस एक वर्ष के अंदर सिर्फ 10 से 12, ठीक है, सिर्फ इतने की जांच कर पाएगी, इतनी फैक्ट्रियों की उद्यमों की जांच कर पाएगी ये, ठीक है। और इससे ज्यादा मामले की जांच ये नहीं कर सकती है। ये भी एक तरीके से शव परीक्षण की तरह ही काम करती है, मतलब काम हो चुका होता है उसके बाद ये आती है, ठीक है। तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर पाती है ये समिति, की जांच नहीं कर पाती, ठीक है। और क्योंकि इसके सदस्य जो होते हैं वो टेक्निकली इतना ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, मतलब इस तरह की टेक्निक्स में नहीं जाते हैं, किसी के लिए बाध्यकारी नहीं होती, बाध्यकारी नहीं होती, ठीक है, सार्वजनिक उद्यम समिति। तो ये हो गया आपका। अब है आपकी विभागीय समिति, ठीक है। नेक्स्ट होता है, इसको देख लीजिए एक बार फिर से। 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया। पहले 15 सदस्य थे, 1974 में 22 सदस्य हो गए, जिसमें से 15 थे लोकसभा के और 7 थे राज्यसभा के, ठीक है। चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है सत्ता दल के नेता में से कोई अध्यक्ष चुन लेगा, और कार्य क्या है इनका, सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच करना, सार्वजनिक उद्यमों पर कैग के प्रतिवेदन की जांच करना, सार्वजनिक उद्यमों का मैनेजमेंट ठीक से हुआ है कि नहीं वो देखना, और सीमाएं क्या क्या है, 10 से 12 उद्यम की ही जांच ये कर पाती है एक वर्ष में, उससे ज्यादा की जांच नहीं कर पाती। तकनीकी जो होते हैं लोग नहीं होते हैं, तो टेक्निकल चीजों की जांच ये सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। शव परीक्षण की तरह होती है इनकी सारी परीक्षाएं ठीक है, सारी कार्य बाध्यकारी नहीं होता किसी पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं विभागीय समिति। तो देखिए, विभागीय समितियां अगर समझना हो तो संसद में जितने भी विभाग है ना, सारे विभागों की एक ना एक समिति बनाई गई है, ठीक है। सारे सीमा की बहुत सारी समितियां बनाई गई है। ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये हुआ था 1993 से, ठीक है। उस समय 17 विभागीय समितियां बनाई गई थी, ठीक है, हर विभाग का कोई एक्सपर्ट होगा इसमें, ठीक है। लेकिन 2004 में क्या हुआ, ऐसी 7 और समितियों का गठन हुआ, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 24 समितियां हो गई, ठीक है, 24 समितियां ये हो गई। चलिए, तो प्रत्येक जितनी भी स्थायी समिति होगी ना, उसमें 31 सदस्य अगर होंगे, स्थायी समिति में अगर देखिए 31 सदस्य होंगे, सारे मंत्रालय सारे विभाग इसमें आएंगे, ठीक है, सारे मंत्रालय सारे विभाग सब इसमें आएगा, ठीक है। अगर 31 होंगे तो 21 लोकसभा से और 7 जो हैं वो राज्यसभा से, सॉरी 10 जो हैं वो राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपने अध्यक्ष उसमें से लोगों को चुनता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं इसमें,
ठीक है, राज्यसभा के भी सदस्य चुने जा रहे हैं और लोकसभा के भी सदस्य इसमें चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य अपनी समितियों के लिए चुनते हैं, ठीक है, उसके अध्यक्ष, हर समिति का अपना अपना अध्यक्ष, और लोकसभा के सदस्य अपनी समिति के सदस्य का अध्यक्ष, मतलब अपनी समितियों के अध्यक्ष वो चुनते हैं, ठीक है। 24 जो समितियां हैं ये वाली, इनमें से 16 समितियां जो होंगी वो लोकसभा में आएगी, ठीक है, और 8 समितियां जो होंगी लोकसभा से 16 और 8 समितियां राज्यसभा से, ठीक है, 16 लोकसभा से, 8 राज्यसभा से। तो इतनी समितियां ये यहाँ से बन के आएंगी। अब इसमें कौन कौन सी समितियां आती है मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कि वाणिज्य समिति, गृह मामले समिति, उद्योग समिति, मानव संसाधन समिति, परिवहन व पर्यटन समिति, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय समिति, ठीक है। तो इस तरह की सूचना प्रौद्योगिकी समिति, वित्त समिति, श्रम समिति, खाद्य उपभोक्ता समिति, कृषि समिति, रेलवे समिति, नगर विकास समिति, रसायन उर्वरक समिति, ग्रामीण विकास समिति, कोयला और इस्पात समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति। तो भाई जो जो काम दिया हुआ है वो काम वो करती हैं, ठीक है, उन काम का ठीक से उसमें वो होते हैं, तो सारे काम वो होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें, सारे एक्सपर्ट्स जो भी काम, जैसे अगर रेलवे समिति है को तो कोई रेलवे का एक्सपर्ट होगा, कोई खाद्यान्न से रिलेटेड चाहिए समिति है तो उसका एक्सपर्ट होगा, ठीक है। विभागीय समिति का काम क्या होता है? विभागीय समितियों का काम होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इनका कार्य क्या होता है कि जितने भी अनुदान मांगे जाते हैं, जो भी अनुदान मांगे जाते हैं उन पर विचार करती है, ठीक है, कि आप कितना हेल्प और चाहिए, कितना पैसा और चाहिए, उस सभी पर ये सोचेगी, विचार करेगी कि सही तरीके से मांगा जा रहा है कि नहीं, है ना, सही है या नहीं, ठीक है। 1989 में 17 हुई थी और वर्तमान में अभी ये 24 है, ठीक है, ये क्लियर है। वार्षिक रिपोर्ट पर जांच करता है, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पर ये विभागीय समितियां जांच करती है, ठीक है। कोई भी विधेयक पर विचार करना हो तो जो सभापति द्वारा निर्देशित हो तो ये करेगी, किस पर? विधेयक पर विचार। विधेयक क्या होता है? जो कानून नहीं बने होते हैं ना, कानून बनाने के लिए जिनकी अनुशंसा की गई हो, ठीक है, उन सभी पर ये विचार करेगी, ठीक है। कोई भी इसमें सदस्य जो होगा ना वो मंत्री में से नहीं होगा, ठीक है, मंत्री में से सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। सरकार की आलोचना नहीं कर सकती ये समिति, कोई भी समिति जितनी भी अभी कराई है ना, कोई भी आलोचना नहीं करती सरकार की, भाई उन्हीं में से बनती है तो अपनी सरकार की कैसे आलोचना कर देगी, क्यों, है ना। ठीक है, जांच समिति होती है, सामान्य उद्देश्य समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति होती है, नियम समिति होती है, तो बहुत सारी समितियां हैं, ठीक है, जो होती हैं इधर इस समितियों वाले पार्ट में, ठीक है। तो जांच समिति में कौन कौन सी आएगी? जांच समिति में आएगी भाई आपकी याचिका समिति, और चलिए नेक्स्ट समिति पर आ जाते हैं हम, जांच समिति। जांच समिति का काम क्या होगा? जांच करना, ठीक है। ये अस्थायी समिति है, थोड़े समय के लिए बनाई जाती है, अस्थायी समिति, ठीक है, थोड़े समय के लिए बनाई जाती है। जांच समिति में कौन कौन सी समितियां आएगी? ठीक है, सारे आवेदनों की जांच करेगा, जो भी सरकार देगी ना आवेदन, उन सबकी जांच ये करती है। इसमें आ जाएगा भाई आपका याचिका,
या आवेदन समिति। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, आपका आएगा विशेष अधिकार समिति। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका आचार समिति। ठीक है, अब इनका क्या काम है, याचिका समिति और ये सारी समितियां होती क्या है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो यह समिति जो होती है आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर, कौन सी वाली, याचिका समिति, सार्वजनिक महत्व के मामलों से रिलेटेड होती है। ठीक है, सारे सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं इसमें। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, सीधे आ जाते हैं हम याचिका या आवेदन समिति पर। ठीक है, तो यहीं पे नीचे जाते हुए लिखेंगे, तो ये संघ यूनियन से संबंधित मामलों पर आवेदन पर विचार करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा से 15 सदस्य होंगे इसमें, और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे, तो टोटल 25 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, सारे आवेदनों पर विचार करेगी, सिर्फ इतना है। विशेष अधिकार समिति क्या है, अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। ये कैसी है, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ। विशेष अधिकार समिति कैसी है, अर्ध न्यायिक, मतलब न्यायालय जैसी शक्तियां इसके पास है, लेकिन ये न्यायालय नहीं है, अर्ध न्यायिक तरह की है ये प्रकृति की। और ये कोई भी विशेषाधिकार, मतलब कोई भी अपने अधिकारों, विशेष अधिकारों का हनन कोई करता है, उस मामले की जांच करेगी। ठीक है, उस सब की अनुशंसा करेगी। ठीक है, जैसे कोई विशेष अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन आप उसका सही तरीके से ना यूज करके आप उसका गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है आचार समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें भी इतने होते हैं, 15 + 10। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा। आचार समिति, आचार समिति क्या होती है, इसका गठन 1997 में हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में 1997 में, और लोकसभा में 2000 में, मिलेनियम में एक तरीके से। ठीक है, ये हो गई, ये संसद के आचार संहिता लागू करवाती है संसद में। ठीक है, कि दुराचार के मामलों की सारी जांच करती है, कोई भी गलत बिहेवियर, दुराचार के मामलों की ये जांच करती है। ठीक है, आचार संहिता की, आचार संहिता लागू करवाती है। क्लियर है, मिक्स हो गया। ठीक है, सारे कार्यों की जांच करने के लिए बोलेगी। ठीक है, अब आता है आपकी नेक्स्ट समिति, रेड वाला पेन बेटर है। नेक्स्ट है आपकी जांच और नियंत्रण समिति। एक सेकंड दीजिएगा। जांच और नियंत्रण समिति क्या करेगी, जितने भी आश्वासन आपको, एक होती है इसमें आश्वासन समिति। ठीक है, मतलब जितने भी आश्वासन दिए गए हैं, सरकारी आश्वासन के, भाई नेता बड़े बड़े वादे करते हैं ना, नेता के वादे, ऐसे याद रखिए, नेता जो भी वादे करेंगे ना, कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनवा के देंगे, वो बनवा के देंगे, वो सारी चीजों को ये नोट करती जाएगी और देखेगी आपने जो वादे किए हैं वो पूरे किए कि नहीं किए, पूरे किए या नहीं, ये सब चीजों का ध्यान ये रखेगी। ठीक है, सारे वचन जो आपने लिए हैं वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं, जितनी भी प्रतिज्ञा है, क्योंकि देखिए आप जो भी वचन लेते हैं, जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं, उसको आपको पूरा करना होता है।
ठीक है, जब वचन लेते हैं ना, जब शपथ लेते हैं जो, ठीक है, जैसे ही पद को ग्रहण करते हैं तब वो सारे आपने काम पूरे हुए हैं या नहीं, वो सही से किए हैं या नहीं। ठीक है, ये हो गई आश्वासन समिति। दूसरी होती है अधीनस्थ विधायन समिति। ठीक है, संसद में जितने भी काम होते हैं ना, वो भली भांति हो रहे हैं या नहीं, उसकी जांच ये करती है। कौन सी समिति? अधीनस्थ विधायन समिति। ठीक है, संसद में जितने भी मामले काम हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं नहीं, संसद के कार्य ठीक से हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसकी जांच करेगी ये। प्रशासनिक अधिकारी मतलब ठीक से काम कर रहे हैं, यानी एक तरीके से कार्य मंत्रणा समिति हो गया। ठीक है, दस्तावेज समिति हो गई एक आपकी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति SC ST वाली समिति हो गई। ठीक है, तो भाई उनको जो है उनका कल्याण संबंधी मामले जितने भी हैं उनकी जांच ये करेगी। तो समझ रहे हैं, जो समिति जिस चीज से रिलेटेड होगी वही काम वो करती है। तो इसमें ऐसा ऐसा नहीं है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। महिला सशक्तिकरण समिति हो गया 1997 में। ठीक है, इसमें 30 सदस्य हैं, 20 महिला सशक्तिकरण समिति लिख देती हूँ मैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण समिति, इसमें 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, राज्यसभा से 30 और लोकसभा से 20। ठीक है, इस तरह से जो है बहुत सारी, आवास समिति हो गया, नियम समिति हो गया, बहुत सारी समितियां हैं जो दैनिक कार्यों के लिए है। ठीक है, कुछ सलाहकारी समितियां भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी समितियां हैं जो आपके जो है संसद के कार्यभार को कम करने के लिए खासकर बनाई जाती है। तो यहाँ तक थी आज हमारी क्लास। अगर इसमें से आपको लगता है कोई ऐसी समिति है जो मेरे से मिस हो गई है और आप वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो मुझे आप मैसेज में कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको जरूर वो करवा देंगे। ठीक है, मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और ये मैं आपको सेंड कर दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगी, सारा आपका यहाँ पे नोट्स बना हुआ है ऐसे तो। ठीक है, रिटर्न में सब है आपके पास। मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, BS10 कोड लगाना मत भूलना। अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो BS10 कोड लगाइए। यहाँ पर गिफ्ट है ना, जो यहाँ पर लगाना है आपको, यहाँ पे BS10 कोड लगाएंगे तो 10% ऑफ मिलेगा। और ये कोड सभी के लिए वैलिड है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। सबका एक्सेस मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक्सेस मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिलेगा, जितने भी सब्जेक्ट UGC के करवाए जा रहे हैं सबका एक्सेस आपको मिलता है। 10% ऑफ भी मिलता है। और जितना ज्यादा मंथ का लेंगे उतना ज्यादा आपको इकोनॉमिकल पड़ता है, रीजनेबल पड़ता है। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल होती है, सिर्फ 886 रुपये या 630 रुपये महीना ये आपको पड़ता है। ठीक है, 12 मंथ का लेंगे तो 886 रुपये महीना पड़ेगा नो कॉस्ट EMI में। वैसे भी आपको 886 रुपये महीना ही पड़ता है, 10,395 रुपये अगर आप ईयरली भी देते हैं। ठीक है, पूरा एक साथ भी देते हैं। ठीक है, तो सोचिएगा, विचार करिएगा, मेरा कोड जरूर लगाइएगा, रिकमेंड करिएगा अपने फ्रेंड्स को कि मेरा कोड यूज करें। ठीक है, अगर मेरी क्लास पसंद आती है, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरी स्पेशल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मेरा कोड जरूर यूज करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और BS10 कोड लगाना नहीं भूले। ठीक है, बाय बाय।